मूवी की स्टार्टिंग में सीन सबसे पहले महाभारत के युद्ध का दिखाया जाता है। ये वो युद्ध था जिस वक्त कौरव और पांडव एक साथ में लड़ाई कर रहे थे। ऑलमोस्ट युद्ध खत्म हो गया था, जिसके बाद हमें अश्वत्थामा दिखाए जाते हैं जो कि पांडवों से बहुत ज्यादा खफा थे और अपनी एक पावर से या फिर कह सकता अपना एक कर्ज देते हैं जो कि जाके सीधा लग जाता है अभिमन्यु की वाइफ को। इस वक्त अभिमन्यु की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनकी दासियों ने बोल दी है कि अगर अभिमन्यु नहीं बचे तो कोई बात नहीं, उनका वंशज आपके पेट में ही है। जिसके बाद अभिमन्यु की वाइफ के पेट में आके एक बहुत ही तेज रोशनी लग जाती है जो कि अश्वत्थामा ने फेंकी थी। जिसके बाद में अश्वत्थामा इसी युद्ध के मैदान में खड़े थे और तभी यहाँ पे एंट्री होती है कृष्ण भगवान की। अश्वत्थामा को पता था कि उन्होंने इस युद्ध के अंदर कितने गलत काम करे हैं और उनकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ पे आके उन्हें बताते तो है ही कि तुमने क्या क्या गलत काम किए हैं जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य दोनों ही कौरवों की तरफ से लड़े थे, लेकिन जीते पांडव थे क्योंकि पांडवों के साथ में कृष्ण भगवान थे। लेकिन कृष्ण भगवान को अश्वत्थामा पे इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष बच्चे की जान ले ली थी। अश्वत्थामा कहते हैं कि आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दो, और उस वक्त तो कहीं ना कहीं अश्वत्थामा कृष्ण भगवान को भी मारने चले थे, लेकिन उस वक्त कृष्ण भगवान ने कहा कि मौत किसी के लिए जरूरी नहीं है बल्कि जरूरी है उसका मोक्ष। पांडव अपने हिसाब से मर जाएंगे, मैं भी अपना देह त्याग दूंगा, लेकिन तुम अपनी मौत के लिए तड़पोगे, आज नहीं अनंत काल तक तड़पोगे, और तुम्हें मेरा श्राप है कि तुम्हें अब मुझे बचाना है। जब कलयुग आएगा आज से हजारों साल बाद, तब मैं वापस से जन्म लूंगा क्योंकि उस युग के अंदर कली राक्षस आएगा और साथ ही में मेरा जन्म होगा कल के नाम से। लेकिन उस वक्त कली राक्षस इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो मुझे पैदा होने से भी रोक सकता है, तो तुम्हें मेरे गर्भ की रक्षा करनी है। कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के सर में जो मणि होती है वो ले लेते हैं और कहते हैं कि जिस वक्त मैं वापस लौटूंगा उस वक्त ये मणि अपने आप चमकेगी, हवा बिल्कुल दूषित हो जाएगी, मतलब हवा सांस लेने जैसे नहीं रहेगी, गंगा सूख जाएगी, उस वक्त कलयुग आ जाएगा। और उसके बाद अश्वत्थामा को जीवन भर जीने का यानी कि कह सकते अमरता का एक श्राप मिल जाता है। और अब कहानी गाइस शिफ्ट हो जाती है 6000 साल बाद यानी कि 2898 एडी के अंदर। इस वक्त का माहौल हद से ज्यादा खराब हो चुका था, इतने ज्यादा युद्ध छिड़ गए थे कि कोई भी लोग जिंदा नहीं बचे थे, मतलब ओवरऑल सारा वर्ल्ड एक हो गया था। अब इसमें कोई अमेरिकन, कोई अफ्रीकन, कोई तिब्बतियन, कोई भी अपना एक अलग कंट्री बना के नहीं रह रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह है जिसे कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। उस पे सुप्रीम नाम का एक आदमी है जो कि राज कर रहा है, वो ही इस पूरी जगह को चलाता है। लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, किसी के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक उड़ने वाले जेट के अंदर काफी सारे लोग बैठे हैं। ये लोग कोई भी कैदी नहीं थे बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। यहाँ पे लोगों को पानी भी खरीद के ही पीना पड़ रहा था। खैर पानी तो हम आज भी खरीदते हैं, लेकिन ये 2898 में तो हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। पता चलता है कि काशी जो कि दुनिया का सबसे पहला शहर था, इस वक्त वो दुनिया का सबसे आखिरी शहर बन चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए काशी ही भाग के आते हैं क्योंकि काशी के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ जीने की एक आखिरी होप बची थी। काशी के अंदर था कॉम्प्लेक्स, एक ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर या फिर कह सकते बहुत बड़ा बिल्डिंग या फिर कह सकते बहुत बड़ा एम्पायर जो कि हवा के अंदर झूल रहा है। और अगर दुनिया के अंदर कहीं पे अच्छा जीवन है, कोई अच्छी लाइफ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर है। यहाँ एक बूढ़ा सा आदमी था जिसका नाम रोमी था और उसके सामने एक बच्ची बैठी थी। अब फाइनली सारे लोग काशी पहुंच गए थे। काशी पहुंचने के बाद का हाल काफी ज्यादा खराब दिखाया जाता है, हर तरफ गरीबी है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे बाउंटी हंटर्स बहुत ज्यादा है। बाउंटी हंटर्स वो होते हैं गाइस जो चोरों को या फिर कह सकते हैं जिनके ऊपर इनाम लगा हुआ होता है उन लोगों का शिकार करते हैं और जिन्हें जरूरत होती है उन लोगों को वो पकड़ा देते हैं। रेबल का गाइस हम मीन ले सकते हैं एक तरीके से योद्धा जो कि अच्छाई के लिए लड़ते हैं। अब यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले लोग थे वो हमेशा लोगों से वसूली वगैरह किया करते थे। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है एक खराब आंख वाले को जिसके पास में धर्मराज की मूर्ति थी, और इन लोगों को तो धर्मराज का भगवान के बारे में भी ढंग से नहीं पता था कि आखिर भगवान होते क्या थे। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके भी दादाजी ने उसे ये मूर्ति दी थी जिसके कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब गाइस इस पूरी मूवी के अंदर एक पॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकते हो अगर आपके पास में 1 मिलियन यूनिट है तो, और आपको पॉइंट्स मतलब बहुत छोटी छोटी जगह से इकट्ठे करने होते हैं, 20 पॉइंट 50 पॉइंट। तो 1 मिलियन कब होंगे और कब आप कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, कब अमीर बनेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी होने वाली थी। इसी के कारण पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे जितने भी लोग उस जेट से नीचे उतरे थे उसमें से कॉम्प्लेक्स के लोग लड़कियों को अलग कर देते और उसके बाद में चेक करते हैं कि कौन सी लड़की सही रहेगी फर्टिलिटी के लिए। अब असल के अंदर गाइस यहाँ पे ऐसी लड़कियों को ढूंढा जा रहा था जो बच्चों को पैदा कर सकती थी, प्लस बार बार में बच्चों को फर्टिलाइज, प्लस बार बार में वो पॉजिटिव होकर बच्चों को पैदा कर सकती थी। यहाँ पे एक बच्चा गलती से बोल जाता है कि मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे अगर मैं एक लड़की को लाया तो। ये वही छोटी सी लड़की थी जो कि उस जेट के अंदर बैठ के आई थी और ये बच्ची यहाँ से भाग जाती है। तभी जो रोमी जो बूढ़ा सा आदमी था वो एक जगह से नीचे बेसमेंट के अंदर आ जाता है और पता चलता है कि वो जिस जगह से आया था उस जगह का नाम शंबाला था। शंबाला एक ऐसी जगह है, एक ऐसी
यूनिटी है जहाँ पे लोग अच्छाई के साथ में रहते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, अपनी एक अलग अच्छी खासी दुनिया बना के रहते हैं। और साथ ही में वो चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत बुरे लोग हैं और वो लोगों का बस बुरा ही करना चाहते हैं। और शंबाला के लोग जो फाइटर्स रहते हैं, रेबल रहते हैं, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स के लोगों से फाइट करते रहते थे और अच्छाई का साथ देते थे। अब जो ये रोमी यहाँ पे आया था, सब उसे मना कर रहे थे कि उसे वापस से शंबाला लौट आना चाहिए, लेकिन रोमी कहता है कि नहीं, अब वो जंग के लिए लौट चुका है और वो माँ को ढूंढ के ही रहेगा, उस लेडी को जो कि कल की को देवता को जन्म देने वाला है। अब इन लोगों ने यहाँ पे एक लेडी को पकड़ के रखा था जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब इस लेडी को चेक किया जाता है, रोमी एक मणि आसपास लेकर जाता है तो वो मणि नहीं चमकती। इसका मतलब है कि इस लेडी के पेट में भगवान नहीं है, लेकिन बस ये लेडी बच्चे को अच्छे से जन्म दे दी। और तभी यहाँ पे ऊपर से सारी कॉम्प्लेक्स के जो बाउंटीज थे उन लोगों ने हमला कर दिया था। यहाँ पे अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है, वो छोटी सी बच्ची भी भागती है, रोमी भी भागता है, सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन रोमी आखिर के अंदर उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ में पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के दरवाजे खुलते हैं, सारे लोग एक साथ में, जितने भी जिंदा बचे थे वो सब एक साथ में इकट्ठे हुए थे और कॉम्प्लेक्स के दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स से जो आदमी निकल के आता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे हेड मैनेजर था या फिर वही था जो कि सुप्रीम के बाद का करता धरता था। इस आदमी का नाम कमांडर मानस था, उसके साथ में एक शेर भी घूम रहा था। अब हालांकि टेक्नोलॉजी के साथ में जानवरों का होना तो जरूरी था ही। मानस जो था वो शंबाला शहर को अच्छी तरीके से जानता था कि वहाँ पे एक अलग ही एम्पायर बना हुआ है और वहाँ का अगर रास्ता पता चल गया तो ये लोग उस शहर को भी जाके बर्बाद कर देंगे। इसी के कारण वो रोमी को और साथ ही में एक गैजेट के अंदर जो लेडी बार बार आ रही थी उनका नाम मरियम था और वही उस शंबाला को चलाया करती थी। कमांडर मानस का कहना था कि मरियम तुम खुद क्यों नहीं आई और उस बुड्ढे को भेज दिया, अगर तुमने शंबाला का पता नहीं बताया तो तुम सारे लोग मारे जाओगे, खासकर में तो ये लड़की भी मारी जाएगी। लेकिन ये जो प्रेग्नेंट लड़की होती है जिसका नाम दिव्या था वो मना कर दी थी कि कुछ भी हो जाए आप शंबाला का रास्ता मत बताना। अब जो कमांडर मानस था उसे गुस्सा आ जाता है, वो दिव्या को और साथ ही में जो बूढ़ा आदमी रोमी था उसे भी जान से मार डालता है वहीं पे खड़े खड़े, क्योंकि बस उसे शंबाला का रास्ता नहीं बताया गया था। मरियम को बुरा लग रहा था कि उसका एक और साथी मारा गया, जिसके बाद भी हम उसी छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि अब तक भी भाग रही थी लोगों से छुप छुप कर। साथ ही में शंबाला शहर का ही एक रेबल वो भी भाग रहा था और उसके ऊपर बाउंड्री लग गई थी 5000 पॉइंट्स की। हर कोई अब उसे पकड़ना चाहता था, क्योंकि अगर जिसने भी इस आदमी को पकड़ के कॉम्प्लेक्स को दिया तो उसे 5000 पॉइंट मिलेंगे। तब यहाँ पे एक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। अब गाइस हम इस गाड़ी को कंप्लीटली एक रोबोटिक गाड़ी कह सकते हैं, जिसके अंदर एक रोबोटिक सिस्टम काम कर रहा था और उसका नाम बुच्ची कहा गया है। साथ ही में एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी कि प्रभास की, जिसका मूवी के अंदर नाम भैरवा था। ये गाड़ी भैरवा की ही थी और वो तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर उसे ऐसा थोड़ा सा चिल आउट वाला ही रोल दिया गया है, थोड़ा सा चिल करे, थोड़ा सा मजाक करे, लोगों के बीच में फाइट करे, क्योंकि सीरियसनेस इसकी सबसे लास्ट में दिखाई गई है। अब जो भैरवा था उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था इतने सारे लोगों के साथ में एक साथ में फाइट करने का, क्योंकि उसे 5000 पॉइंट से मतलब तो था, लेकिन इतने सारे लोगों को मारने पीटने का मतलब नहीं था। लेकिन वहां पे जो लोग खड़े थे तो वो लोग कहीं ना कहीं भैरवा को उंगली कर देते हैं और अब भैरवा जो था वो चिढ़ गया था और साथ ही में बुच्ची ने भी कहा था कि जाओ जरा जाके लड़ो यार, क्योंकि उन्होंने मेरी हेडलाइट तोड़ दी है। जिसके बाद तो भैरवा खड़ा हो जाता है और उसके बाद भी बहुत ही अमेजिंग वाला फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाता है। साथ ही में जो एक अमेजिंग सा गाना दिया गया था दलजीत के साथ में, पंजाबी गाना था, वही बैकग्राउंड के अंदर चलता जा रहा था। यहाँ पे भैरवा ने काफी सारे लोगों को मार दिया था। इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे सारे हॉलीवुड के आए हुए लग रहे थे, क्योंकि मुंह पे मास्क थे, किसी के पाइप कहां से निकल रहे थे, किसी के कॉस्ट्यूम अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे से लोग लग रहे थे, हॉलीवुड वाला सीन लग रहा था। और भैरवा जो था उन सबको बुरी तरीके से मारा था, ऊपर चढ़ चढ़ के, ब्रिज के ऊपर जाके। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गेम खेलने के लिए बैठे हैं, उसी कमरे के अंदर घुस के भैरवा वहीं का सिस्टम बाहर निकाल लेता है और फिर बड़े बड़े से लोगों के ऊपर फेंक के मारता है। तो यहाँ पे ये लगभग 10 से 15 मिनट का फाइट सीक्वेंस चलता रहता है। ओवरऑल भैरवा ने उस आदमी को पकड़ लिया था और साथ ही में 5000 के बदले 10,000 डबल पॉइंट्स लिए। और वहीं पे उसे उस बूढ़े आदमी के हाथ में धर्मराज की छोटी सी मूर्ति भी दिखाई देती है। वहाँ के सारे लोग भैरवा को डांटने लगते हैं कि साले तू क्या बचाएगा हम लोगों को, तू तो हमेशा यहाँ पे तोड़फोड़ करता ही रहता है। अब यहाँ पे इसी वक्त कॉम्प्लेक्स के यहाँ का एक आदमी, जो कि कह सकते हैं कि एक तरह से लाइब्रेरियन था या फिर साइंटिस्ट था, वो हमेशा पुरानी चीजों को ढूंढा करता था। उसे अब इस वक्त यहाँ पे एक धनुष मिलता है और साथ ही में जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है कहानी की मेन लीड एक्ट्रेस के ऊपर, यानी कि दीपिका पादुकोण के ऊपर। सीन कॉम्प्लेक्स के अंदर का था, जहाँ पे कई सारी अडल्ट लड़कियां थी, आधी प्रेग्नेंट थी, आधी नहीं थी, और उन सब के ऊपर हमेशा फर्टिलिटी का एक्सपेरिमेंट होता रहता था। असल के अंदर यहाँ पे एक तरीके का एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि जो पेट के अंदर बच्चा है वो लगभग 110 दिन से ज्यादा का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितनी भी लेडीज थी वो 110 दिन से ज्यादा बच्चे को नहीं रख पा रही थी, क्योंकि उसके बाद में उन सबको एक्सट्रैक्शन के लिए भेजा जाता था और उसमें से निकलने वाले सीरम को सुप्रीम को दिया जाता था। लेकिन अभी तक भी ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। जो दीपिका पादुकोण है वो नेगेटिव हो रही थी और यहाँ पे और भी कई सारी जो भी ब्लैक ड्रेस के अंदर दिखाई जा रही है वो सारी लड़कियां नेगेटिव थी, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं कर पा रही थी। बस इनका एक ही रूटीन था, खुद खाना खाते थे और जो साथ में प्रेग्नेंट लेडीज है उन लोगों को खाना वगैरह देते थे। इन लोगों को इस चीज का अफसोस भी था कि ये फर्टाइल नहीं कर पा रहे, यानी कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। एक लड़का भी था जो कि कहीं ना कहीं दीपिका को परेशान करने की कोशिश भी करता है इस चक्कर
में, जिसके बाद में सीन यहाँ कमांडर मानस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और वो यहाँ के सारे साइंटिस्ट के पास में पहुंच जाता है। इनके बीच में आपस में इस चीज का झगड़ा हो जाता है कि ये साइंटिस्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि साइंटिस्ट का कहना था कि आखिर हम किस तरीके का काम करें। तुम्हें भी पता है कि कितनी लड़कियों की जान अब तक जा चुकी है, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, 110 दिन से ऊपर कोई भी लड़की जिंदा नहीं रह पा रही है, नई बच्चे को जन्म दे पा रही है। लेकिन कमांडर मानस को ये बात बिल्कुल नहीं सुननी थी, क्योंकि उसे तो जाके सीधा सुप्रीम को आंसर करना होता था। इसी के कारण वो एक लड़की को जितने भी दिन उसके प्रेगनेंसी के थे उसी को एक्सट्रैक्शन के अंदर अपने आंखों के सामने भेज देता है कि अभी के अभी उसे भेजो। जब उस लड़की का एक्सट्रैक्शन कराया जाता है तो वो लड़की भी मर जाती है। उसके और उसके बच्चे के बीच में से निकला हुआ जो सीरम था वो ही सबसे इंपॉर्टेंट था और वो ही सीरम सुप्रीम को दिया जाने वाला था। अब गए सुप्रीम कौन है, ये सारी चीजें आगे आने वाली है। जब उस लेडी के अंदर से उस सीरम को निकाल दिया जाता था तो उसके बाद में वो लेडी बिल्कुल वेस्ट हो जाती थी, मतलब उसका कोई काम भी नहीं रहता था और उस लड़की को सीधा जलते हुए कुएं के अंदर फेंक दिया जाता था। सारे लोग इस चीज को देखा करते थे, लेकिन आखिर कोई कुछ कहे तो क्या कहे। इवन इस बार तो साइंटिस्ट भी कह देता है कमांडर मानस को कि मुझे लेकर जाओ सुप्रीम के पास में, मैं पूछूंगा कि आखिर उन्हें चाहिए क्या, तब जाके मैं उनके लिए कोई काम कर पाऊंगा, क्योंकि हर बार ये एक्सपेरिमेंट फेल होते जा रहे हैं और अब मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। जाने से पहले जो ये साइंटिस्ट था वो सीरम की बोतल को चेंज कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कमांडर अपने साथ में इसी साइंटिस्ट को लेके दूसरे वाले साइंटिस्ट के साथ में सुप्रीम के पास जाने लगते हैं। अब यहाँ पे गाइस अब तक इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन दिखाया जाता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि एक बहुत ही बड़े स्टैचू के हाथ पे जाके खड़े हो जाते हैं। अब मुझे लगा था कि ये किसी तरीके का अंदर जाने का रास्ता होगा, लेकिन ये स्टैचू पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है और ऊपर कॉम्प्लेक्स के रास्ते तक का कह सकते हैं लिफ्ट था और ऊपर उन लोगों को भेज देता है। बहुत विजुअल में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सीन। ये तीनों अब अंदर की तरफ चले जाते हैं जहां पर रिवील होता है कि आखिर सुप्रीम कौन है। हालांकि ये है कमल हासन, लेकिन सुप्रीम एक बहुत ही वीक इंसान है जो कि काफी सारे अलग अलग तारों से जुड़ा हुआ है। जीने के लिए काफी उसको मेहनत लग रही है, वो जी भी नहीं पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों और माँ से निकले हुए सीरम से ही जी पा रहा है। अगर उसे वो सीरम इंजेक्ट होगा तो वो जी पाएगा। और बहुत ही पुराना आदमी है, काफी बूढ़ा आदमी दिख रहा है, साथ ही में वीक भी है और बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। लेकिन जो साइंटिस्ट अपने साथ में सीरम लाया था वो एक तरीके का वैनम था जो कि सुप्रीम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन सुप्रीम अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पानी में गिर के भी वापस ही बाहर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि इस बार उसे मारने की कोशिश करी गई है, जो कि ये साइंटिस्ट था। वो साइंटिस्ट से पूछता है कि आखिर तूने मुझे क्यों मारा, तुझे क्या लगता है कि मुझे आज तक मौत छू नहीं पाई होगी? हजारों बार मौत ने मेरी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं मरता हूँ और मैं मरूंगा भी नहीं, और वो तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती है। आखिर तू क्या चाहता है? इन लोगों की मदद करना जो खुद कीड़े मकोड़े हैं, जो खुद पूरी नेचर को बर्बाद करना चाहते हैं। ओवरऑल साइंटिस्ट का कहना था कि वो इस सभ्यता को बचाना चाहता है, इंसानों को बचाना चाहता है, और जो सुप्रीम गलत काम कर रहा है वैसा ना हो। लेकिन जो सुप्रीम था वो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी उसके पास में। वो साइंटिस्ट को खड़े खड़े गला दबा के जान से मार देता है, जिसके बाद सीन वापस से दीपिका के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एप्पल चुरा के ले आई थी और पता चलता है कि दीपिका 5 महीने से प्रेग्नेंट है। हर लड़की अब तक यहाँ सिर्फ और सिर्फ हद से हद 120 दिन तक प्रेग्नेंट रह पाई है, लेकिन जो दीपिका थी वो 5 महीने से प्रेग्नेंट है। उसके साथ वाली जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम 5 महीने से प्रेग्नेंट हो? ये बात तुमने कभी किसी को बताई क्यों नहीं? दीपिका कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो मैं नेगेटिव निकली थी, 3 महीने बाद में भी मैंने सीड लिए थे, लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मुझे फील हुआ और अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा है। ये लड़की कहती है कि तुम जाओ, तुम्हें बाहर रानी के जैसे बना के रखेंगे, लेकिन दीपिका कहती है कि नहीं, वो मेरे बच्चे को मार देंगे, वो बस इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं इसे जीने देना चाहती हूँ। जिसके बाद सीन वापस से यहाँ भैरवा के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। अब भैरवा जो अपने साथ बाउंटी को लेकर आया था उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है कि लिए पता चल तुझे क्या खाना है। उसके बाद में हमें राम गोपाल वर्मा का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो भैरवा को 5000 पॉइंट के चक्कर में एक अंडा दे देते हैं, क्योंकि इस ईरा के अंदर अंडा तो एक बहुत बड़ी चीज थी। अब वो नकली था असली था इन लोगों को भी नहीं पता होता था कि आखिर अंडा क्या है, लेकिन भैरवा ने उसकी 5000 पॉइंट्स दे दिए। बुज्जी उसे कहती भी है कि तू बिल्कुल पागल है, वो तुझे पागल बना गया और तूने ये चीज खरीद भी ली उससे। लेकिन भैरवा को वो चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये लड़का बार बार में उसे छोड़ने के लिए कहता है और साथ ही में भैरवा को अपना आइडल मानता है कि भैरवा बहुत ही गजब पे फाइट सीक्वेंस करता है, और कैसा हो इन्हीं रेबल की टीम को यानी कि योद्धाओं की टीम को ज्वाइन कर ले तो कॉम्प्लेक्स के लोगों को इजीली मार पाएंगे। और आखिर भैरवा आया कहां से है? जिसके बाद में भैरवा अपनी स्टोरी बताता है कि आज से कई सालों पहले एक आदमी था, एक कमांडर ही था, और भैरवा उसे बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर यानी कि बिल्कुल पैदा हुआ वो बच्चा मिला था। जिसके बाद उसी कमांडर ने, अब गाइस आप लोग गैस करके बताइए कि आखिर ये कमांडर कौन है? उन्होंने ही भैरवा को बड़ा किया, बहुत सारी चीजें सिखाई, अलग अलग तरीके की वॉर में लेकर गया, सारी प्लेन उड़ाने से लेकर गन चलाने तक की हर चीज सिखाई। लेकिन वो जो कमांडर था उसके पास पैसों की कमी हो गई थी, इसी के कारण उसने भैरवा को बेच दिया। लेकिन भैरवा भी सारी चीजें उसके बाप से सीखा था, कमांडर से सीखा था, इसी के कारण उसने खुद बिकने से ज्यादा अपने बाप को बेच दिया। बाप जाने से पहले कहता है कि ये काम तूने बहुत ज्यादा अच्छा किया है और मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा ऐसा ही रहना, हमेशा दिमाग लगा के रखना। ये थी भैरवा की पास्ट स्टोरी। जिसके बाद में भैरवा अपने घर आता है और अब हमें यहाँ भैरवा के घर का सीन दिखाया जाता है। ये भी गाइस एक बहुत ही पुराने
कैरेक्टर है जो कि साउथ की मूवीज में आते हैं और हमेशा कॉमेडी करते हुए दिखाई देते हैं। और ये इस बार भैरवा के घर के लैंडलॉर्ड थे। भैरवा ने हर किसी से पैसे ले रखे थे, यानी कि यूनिट्स ले रखी थी, और वो किसी के भी पैसे नहीं चुकाते थे। अब यहाँ पे यूनिट्स मांगने के लिए वापस से कई लोग पहुंच जाते हैं और ये सारे लोग भी गाइस अलग अलग तरीके के कैमियो करने के लिए आए थे। जैसे कि राम गोपाल वर्मा का एक छोटा सा कैमियो था, जिसके बाद में यहाँ जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है जो कि नॉट सो इंपॉर्टेंट है, दिशा पाटनी, वो आती है और उसके बाद में भैरवा से फाइट करने लगती है कि सबसे पहले ये मेरे पॉइंट्स लौटाएगा, उसके बाद में सबके पॉइंट्स लौटाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो भैरवा को पसंद करती थी, इसी कारण वो भैरवा को कहती है कि तुम मुझे कभी कुछ कहते नहीं हो। और साथ ही में भैरवा को ये भी बताती है कि कॉम्प्लेक्स में उसकी जॉब लग गई है। भैरवा उसे बहुत हाथाजोड़ी करता है कि प्लीज 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 मुझे बस 1 घंटे के लिए बस कॉम्प्लेक्स ले जाओ, वो मेरा ड्रीम प्लेस है, मैं बस वहां पे जाना चाहता हूँ, प्लीज कुछ भी कर लेकिन मुझे वहां ले जा। और आखिर के अंदर दिशा पाटनी उसकी बात मान जाती है और भैरवा को कॉम्प्लेक्स ले जाती है। दिशा पाटनी के पास में तो यहाँ काम करने का अच्छा खासा लंबा परमिट था, लेकिन भैरवा को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का परमिट मिलता है, जिसके बाद पहली बार कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सच में एक ऐसी जगह थी जो कि हेवन से कम बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ कई सारे लोग काम करते थे, साथ ही में अलग ही तरीके की टेक्नोलॉजी थी, ग्रीनरी थी, पानी था, बारिश था, मिट्टी थी, हर एक चीज थी। अब भैरवा को तो यहाँ पे काम करना ही नहीं था, इसी कारण वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को घूमने के लिए दिशा पाटनी के साथ में निकल जाता है और सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे जंगल, माउंटेन, इसी के साथ में सारे पेड़, फ्रूट्स, बीच, पानी, सारी चीजें दिखाई देती है। साथ ही में वो यहाँ के नाइट क्लब के अंदर भी चला जाता है, हालांकि नाइट कैसे हो गई ये किसी को समझ में नहीं आया। एक पार्टी के अंदर पहुंच जाता है, वो भी बिल्कुल टॉप तरीके से तैयार होके दिशा पाटनी के साथ में मस्त डांस वगैरह करता है और वहां पे थोड़ी गड़बड़ करके एक बहुत ही बड़े से स्टैचू को भी गिरा देता है, जिसके बाद में यहाँ के बाउंटी आ जाते हैं और उसके बाद में भैरवा को यहाँ से बाहर उठा के फेंक दिया जाता है। सीन जिसके बाद में दीपिका पादुकोण के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसके बारे में पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और अब उसे एक्सट्रैक्शन के लिए ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ हम उस छोटी सी लड़की को भी देखते हैं जो कि भाग रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पकड़ी गई थी क्योंकि उसे कई सारे लोगों ने देख लिया था। वो खुद की जान बचाने के लिए एक मिट्टी के अंदर बनी हुई जगह पे गिर जाती है और उसके सामने अब एंट्री होती है यहाँ के सबसे मेन लीड कैरेक्टर की, जो कि है गाइस अश्वत्थामा द अमिताभ बच्चन।